हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर द बेटर फ्यूचर में। मैं हूं नीलम। मैं लेके आ गई हूं आपका न्यूज़पेपर द हिंदू इन स्कूल और आज डेट है मंडे अप्रैल 26, 2021 और आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं भारत का पहला मानव स्पेस मिशन गगनयान। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या दिया हुआ है। Though the deadline for the launch of Gaganyaan, India's first manned space mission, has been extended to 2022 to 23, preparations are on in full swing. Four astronauts shortlisted for the Gaganyaan crew have completed their training in Russia, and India has signed an agreement with France for cooperation on the mission. To know more about the mission, read on. तो चलिए जानते हैं, भारत का जो मिशन था वो अभी एक्सटेंड हो गया है कोविड-19 वगैरह की वजह से। अब ये होगा 2022 से 23 के बीच में और हमारे 4 एस्ट्रोनॉट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था जो कि ट्रेनिंग लेने के लिए गए थे रशिया और अब उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है और भारत ने फ्रांस के साथ एक एग्रीमेंट किया था जो कि मिशन को पूरा होने में हेल्प करेगा। तो चलिए देखते हैं आज यहाँ पे गगनयान के बारे में क्या दिया हुआ है। 4 Indian pilots who were selected to become astronauts to crew Gaganyaan, the country's first manned space mission, have returned after completing their 1-year training course in Russia. तो इन्होंने अपना रशिया में चलने वाला ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट कर लिया है और ये ट्रेनिंग कोर्स चल रहा था मॉस्को के पास रूस के जेवोडनी गोरोडोक शहर में और इन्होंने अपना 1 साल का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और भारतीय अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए इसरो और रूसी लॉन्च सेवा ग्लावोमॉक्स के बीच जून 2019 में हस्ताक्षर किए गए थे और भारतीय वायुसेना के 4 पायलट जिनमें से 1 कैप्टन और 3 विंग कमांडर्स शामिल हैं उनको लिया गया था और भारतीय वायुसेना के हिसाब से ये प्रशिक्षण जो उनकी ट्रेनिंग शुरू हो रही थी ये 10 फरवरी 2020 में शुरू हुई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के रूप से ये महामारी की वजह से बीच में बाधित हो गई और अब जाके ये ट्रेनिंग खत्म हुई है। And the ISRO said the astronaut will now receive module specific training in India और अब वो इसरो बाकी ट्रेनिंग इंडिया में आके करेंगे। They will be trained in crew and service module designed by ISRO और अब ये सारे मॉड्यूल की डिज़ाइन और जो भी सर्विस है इन सारे को ट्रेन किया जाएगा, इनको इसरो करेगा ट्रेन इंडिया में ही। And meanwhile, the Indian Space Agency signed an agreement with the France Space Agency (CNES) to help prepare for Gaganyaan mission and to serve as a single European contact in this domain. How will France help India mission? तो भारत ने सिर्फ एकमात्र यूरोपीय देश से बीच में करार किया है जो कि फ्रांस है। तो देखते हैं कि फ्रांस भारत की किस प्रकार से मदद करेगा इस गगनयान मिशन में। And what is Gaganyaan all about? Let's find out in this explanation. तो हम यहाँ पे देखेंगे गगनयान मिशन के बारे में। गगनयान is a 10,000 crore manned space mission which will launch 3 Indian astronauts. The 4th astronaut will be a backup. ओके तो ये इस मिशन में मुख्यतः 3 एस्ट्रोनॉट होंगे, बस जो 1 एस्ट्रोनॉट है वो बैकअप के लिए होगा। टू सर्कल अर्थ अ डिस्टेंस अबाउट 300 to 400 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस फॉर अप टू 7 डे। तो ये लगभग 300 से 400 किलोमीटर की दूरी तय करेगा 7 दिन के अंदर। इफ सक्सेसफुल, इंडिया विल बिकम द 4th नेशन टू सेंड अ पर्सन इनटू स्पेस। और ऐसा करना, अगर भारत का ये मिशन सफल होता है और आई होप ये सफल होगा, तो ऐसा करने वाला भारत 4था देश बन जाएगा। आफ्टर रूस के, यूएसए एंड चाइना के बाद भारत 4था देश होगा जो कि स्पेस में मानव को भेजेगा या सक्सेसफुली भेज चुका होगा। एंड द क्रू विल बी लॉन्च्ड इनटू स्पेस यूजिंग एन इंडिजिनस जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी GSLV Mk3 रॉकेट से ये मिशन लॉन्च होगा फ्रॉम श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में है। द इसरो विल कैरी आउट 2 अनमैन्ड मिशन बिफोर द मैन्ड स्पेस फ्लाइट
और इससे पहले मैन फ्लाइट को भेजने से पहले इसरो 2 अनमैन फ्लाइट भी भेजेगा। एंड द क्रू वॉज एक्सपेक्टेड टू कमेंस its journey into 2022 following the formal announcement गगनयान प्रोजेक्ट in August 2018। और गगनयान जो प्रोजेक्ट है उसके अनाउंसमेंट 2018 में करी गई थी, बट द इसरो स्टेट इन लेट 2020 that the गगनयान प्रोजेक्ट विल बी स्लाइटली डिले ड्यू टू कोविड-19। और ये इसरो ने उस समय अनाउंस किया था कि हम 1 साल पहले ही मिशन को मतलब कैरी ऑन कर देंगे, पर कोविड-19 की वजह से मिशन डिले हो चुका है। और what does the recent Indo-France agreement on the mission mean? और भारत का फ्रांस से करार करने का मतलब क्या है इस मिशन के लिए, यानी वो किस तरह से हेल्प करेगा भारत की। अकॉर्डिंग टू न्यूज रिपोर्ट द CNES विल ट्रेन इंडियाज फ्लाइट फिजिशियन एंड CAP Capcom mission, the capsule communicator और कंट्रोलर टीम इन फ्रांस। तो इन सबको फ्रांस में ट्रेनिंग मिलेगी। द एग्रीमेंट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर CNES टू सपोर्ट इम्प्लीमेंट ऑफ द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट प्लान, वैलिडेशन, मिशन एक्सचेंज, information on food packaging, the nutrition and use France equipment, consumable and medical instrument by Indian astronaut। तो इन्हें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी फ्रांस मतलब स्पेस एजेंसी द्वारा। एंड फ्रांस इक्विपमेंट डेवलप्ड बाय CNES टेस्टेड एंड स्टिल ऑपरेटिंग अब्रॉड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विल थस बी मेड अवेलेबल टू इंडिया क्रू मेंबर। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हम वहाँ पे फ्रांस के इक्विपमेंट यूज करने वाले हैं, जो कि इंडिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इंडिया के लिए अवेलेबल कराएगा फ्रांस। तो इसलिए भारत को फ्रांस से करार करना पड़ा है और इस तरह फ्रांस भारत की मदद करेगा। एंड फिर यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया गया है, व्हाट इज व्योममित्रा। व्योममित्रा क्या है, आपको याद होगा व्योममित्रा को इसरो ने मतलब लॉन्च किया था। तो ये एक ह्यूमनाइड रोबोट है जो कि बिल्कुल ह्यूमन की तरह काम करेगा और इसे डेवलप किया है इसरो एंड इट विल अकम्पनी इंडियन एस्ट्रोनॉट ऑन गगनयान। और ये व्योममित्रा भी जाएगी गगनयान में एस्ट्रोनॉट के साथ। इट विल ऑल्सो बी पार्ट ऑफ अनक्रूड एक्सपेरिमेंटल गगनयान मिशन पेयर टू अ क्रूड स्पेस फ्लाइट मिशन। और ये मतलब एस्ट्रोनॉट से अलग होके है, मतलब व्योममित्रा को एस्ट्रोनॉट के अंदर नहीं गिना जाएगा, ये एक एक्सपेरिमेंटल गगनयान मिशन के तौर पे जाएगी। बट व्हाट्स द पर्पस, पर व्योममित्रा को भेजने का पर्पस क्या है। इन द अर्लियर ईयर ऑफ स्पेस फ्लाइट दे वर कंसर्न वेदर ह्यूमंस कुड सर्वाइव इन स्पेस। तो हमें ये पता लगाने के लिए कि क्या मानव स्पेस में सर्वाइव कर सकता है। सो एनिमल्स सच एज अ फ्रूट, फ्लाइज, माइस, मंकी एंड कैट्स वर सेंट बिफोर द फर्स्ट ह्यूमन वेंचर्ड इनटू स्पेस टू टेस्ट सर्वाइबिलिटी ऑफ स्पेस फ्लाइट। तो किसी भी मतलब मानव क्षति बहुत बड़ी क्षति होती है, इसलिए मानव भेजने से पहले बहुत सारे साइंटिस्ट किसी भी तरह मतलब एनिमल या यहाँ पे बहुत सारी चीजें इन्हें भेजने में बिलीव करते हैं कि किसी इंसान की क्षति ना हो, उससे पहले एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए किसी जानवर के ऊपर। बट इंडिया विल नॉट फ्लाई एनिमल्स इनटू स्पेस, पर भारत किसी भी एनिमल को स्पेस पे नहीं भेजेगा। इंस्टेंट इट विल लॉन्च द रोबोट, इसलिए वो रोबोट को लॉन्च कर रहा है ऑन द अनक्रूड मिशन। और ये एक अनक्रू मिशन है। द रोबोट विल हेल्प द इंडियन स्पेस एजेंसी टू अंडरस्टैंड व्हाट वेटलेसनेस एंड रेडिएशन कैन डू द ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग लॉन्ग ड्यूरेशन इज इन स्पेस। और व्योममित्रा के जो रोबोट है उसके थ्रू इसरो ये रिसर्च करेगा या ये समझने की कोशिश करेगा कि इंसानों के ऊपर वेट लॉस का और रेडिएशन का क्या असर होता है स्पेस स्टेशन में बहुत लंबे समय तक से रहने तक। Will on board the crew mission, Vyomitra can detect and give out warnings if environmental change within the cabin। और व्योममित्रा में एक्चुअली वो एक रोबोट है, इस तरह वो बहुत सारी वार्निंग्स के लिए
तैयार है कि वो इस तरह की वार्निंग्स भी वहाँ पे दे पाएगी अगर कोई इन्वायरमेंटल चेंज आता है केबिन के अंदर। एंड इट्स प्रोग्राम टू स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश एंड परफॉर्म मल्टीपल टास्क। और वो बात कर सकती है हिंदी और इंग्लिश में और बहुत सारे मल्टीटास्क काम कर सकती है। इट कैन मिमिक ह्यूमन एक्टिविटी, रिकॉग्नाइज ह्यूमन एंड रिस्पॉन्ड टू देयर क्वेरीज। और वो मानव की किसी भी तरह की क्वेरी को रिस्पॉन्स कर सकती है, इसलिए व्योमित्रा जाएगी स्पेस में और मतलब कोई एनिमल नहीं भेजेगा भारत। और चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। और आज यहाँ टेक बाइट की जगह एक बिजी बर्ड को दिखाया गया है जो अपना घोंसला बनाने की मतलब बहुत प्रयास में बहुत ही ज़्यादा बिजी है। अब बाया विवर, ये जो बर्ड होती है बाया कहते हैं इसे, और ये इस तरह का जो एक लंबा सा घोंसला नहीं होता है ये बिनती है। इंगेज बिल्डिंग इट्स नेक्स्ट इन कोयम्बटूर की ये फोटो है। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। और यहाँ जीके में टॉपिक है कोविड एंड अ न्यू काइंड ऑफ पोल्यूशन। देखिए कोविड ने एक नए तरीके का पोल्यूशन पैदा किया है। कोविड ने बहुत कुछ पैदा किया है पर एक बहुत बड़ी चीज़ जो सामने दिखने को आ रही है पोल्यूशन में, ये मास्क। क्योंकि ये वाले जो मास्क हैं सर्जिकल मास्क हैं, ये वन टाइम यूज़ होते हैं और इन्हें 2-4 घंटे पहना फेंका फिर पहना फेंका, और सेफ्टी के लिए ये बहुत ज़रूरी हैं। पर ये ज़रूरी होने के साथ इनको डिकम्पोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसकी कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं है, और इसलिए ये अब बहुत बड़े पोल्यूशन के रूप में सामने आए हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। The increased use of masks, gloves and PPE has resulted in them making their way into ocean and landfills. तो PP और ग्लव्स और बहुत कुछ ओशन और लैंडफिल्स के लिए बहुत बड़ा पोल्यूशन बन के उभरे हैं। तो बच्चों ये यहाँ पे यही बताया गया है कि ये एक बहुत बड़ा पोल्यूशन बन के उभरा है। एंड प्लास्टिक इज़ एवरीवेयर, और जैसा देखने में आ रहा है कि पीपी में रेस्पिरेटर, मास्क, फेस शील्ड, गॉगल्स, गाउन, कवरऑल बहुत कुछ शामिल है, और ये सभी प्लास्टिक से बने होते हैं और इन्हें सिर्फ एक बार यूज़ किया जाता है और उसके बाद फेंक दिया जाता है। और ऐसी वस्तुओं को समुद्र में गलने में करीब 500 साल लग सकते हैं। और इसी तरह पॉलीविलीन क्लोराइड जैसे जो सस्ते केमिकल्स होते हैं और इनसे बने जो मतलब बहुत सस्ती वाली प्लास्टिक होती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा दिन बाद डिग्रेडेबल होती हैं और मतलब कई सालों पड़ी रहती हैं और तब भी नहीं डिकम्पोज होती हैं। तो चिंता का कारण क्या है, कॉजेज ऑफ कंसर्न क्या है? यूएनईपी ने सरकार को ऐसे कचरे के संभावित परिणामों के बारे में चेतावनी दी है कि उपयोग किए गए मास्क, पीपीई, दस्ताने खुले में डंपिंग ना किए जाएं, क्योंकि पर्यावरण में दोबारा इनके वायरस और ये सब फैल के बीमारियां फैला सकते हैं। और इन्वायरमेंट जो जुड़े लोग होते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट, इन्होंने सरकार से और चिकित्सा के बारे में खतरे को सरकार को चेताया है कि किसी भी प्रॉब्लम के बनने से पहले उसका सॉल्यूशन ढूंढ लें कि इन्हें किस तरीके से सॉल्व करना है। एंड इनोवेशन इज की। तो इसकी की क्या हो सकती है कि इसकी की तो फिलहाल यही हो सकती है कि इनोवेशन, क्योंकि ये जितनी ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा हर दिन निकल रहा है कि इसको डिग्रेडेबल नहीं किया जा सकता है बहुत जल्दी। तो कोई इनोवेशन गवर्नमेंट को निकालना चाहिए कि जो भी इस पे बनाएगा उसे प्राइज मनी मिलेगी या जो भी कुछ, वो इसका एक सुझाव हो सकता है। तो यहाँ पे ये बताया गया है। चलते हैं हम अपनी अगली न्यूज़ पे, जो कि फर्स्ट पेज पे है, हमारी स्पोर्ट्स न्यूज़ है और ये फर्स्ट आईपीएल की न्यूज़ है। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। बच्चों ये हमारा अगला पेज और यहाँ पे आज सबसे पहले नंबर गेम दिया है। फाइंड अ नंबर विच व्हेन एडेड टू इट्स फोर्थ गिव्स 75। तो आपको यहाँ पे पता लगाना है। एंड वर्ड टूर यहाँ पे दिया हुआ है और वर्ड टूर में ये पिक्चर दी है सी लॉयंस। ये सी लाइन्स होते हैं ऑन इज़ाबेला आइसलैंड इन द गैलापागोस आइसलैंड। तो गैलापागोस आइसलैंड में सी लायन के बारे में है वर्ल्ड टूर आज का।
And this week, let's focus on Ecuador. Here are some facts. Ecuador जो है तो आज हम इस हफ्ते फोकस करेंगे इक्वाडोर पे। इक्वाडोर इज़ अ कंट्री नॉर्थ वेस्टर्न साउथ अमेरिका और ये बॉर्डर शेयर करता है कोलंबिया ऑन द नॉर्थ, पेरू ऑन द ईस्ट एंड साउथ एंड द पैसिफिक ओशन ऑन द वेस्ट। यानी कि इक्वाडोर उत्तर पश्चिम दक्षिण अमेरिका का एक देश है जो कि नॉर्थ में यानी उत्तर में कोलंबिया, दक्षिण में पेरू और पश्चिम में प्रशांत महासागर से घिरा है। और इक्वाडोर में प्रशांत क्षेत्र में गैलापागोस द्वीप समूह है जिसकी राजधानी क्विटो है। गैलापागोस यानी कि इक्वाडोर के प्रशांत महासागर में है यानी पैसिफिक ओशन में है। और इस देश में राष्ट्रपति के रूप में लेनिन मोरेनो के साथ राष्ट्रपति का जो संवैधानिक गणतंत्र सरकार है, इसका इतिहास राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों द्वारा चिन्हित किया गया और यहाँ पे भी लंबे समय तक सैन्य शासन रहा यानी मिलिट्री शासन रहा है। और इक्वाडोर की आधिकारिक भाषा स्पेनिश है। स्पेनिश शिक्षा में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और क्वेशुआ सबसे अधिक बोले जाने वाली यहाँ की देशी भाषा है। इक्वाडोर के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन पेट्रोलियम, मछली, लकड़ी और जल विद्युत है। इक्वाडोर दुनिया का सबसे बड़ा केले का प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है यानी कि उत्पादक और निर्यातक दोनों हैं। बेचता यानी प्रोडक्शन सबसे ज्यादा करता है तो प्रोडक्शन करेगा तो बेचेगा भी। और दूसरी बात है, दुनिया के 17 मेगा डाइवर्स देशों में इक्वाडोर कई स्थानिक पौधों और जानवरों की मेजबानी करता है जैसा कि गैलापागोस द्वीप समूह और भालू, ब्लू फुटेड आउल, समुद्री इकुआना, विशालकाय कछुआ, गैलापागोस पेंगुइन इत्यादि बहुत कुछ। और अगर आपने ये पूरा आर्टिकल अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पे दिए हुए आपको 2 क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए करके दिखाइए। और अब है फन फैक्ट। फन फैक्ट में है यहाँ लार्जेस्ट टर्टल स्पीशीज। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ी लार्जेस्ट टर्टल स्पीशीज कहाँ पे पाई जाती है। तो लेदर बैक समुद्री कछुए सभी जीवित कछुओं में सबसे ज्यादा बड़े हैं। लेदर बैक यानी इनकी जो पीठ होती है लेदर बैक तरीके से होती है। और समुद्री कछुए की एकमात्र प्रजाति जिनके पास सबसे ज्यादा हार्ड शेल है और जो कि 7 फीट तक बढ़ सकती है और इनका वेट 900 किलोग्राम से अधिक हो सकता है। और माना जाता है कि ये बहुत ही अच्छे तैराक होते हैं और डायनासोर के टाइम से ही मतलब ये अस्तित्व में थे यानी ये तब से हैं। और इनकी आबादी लेकिन दुनिया में बहुत हिस्सों में घटती जा रही है जिसका प्रमुख कारण है अंधाधुंध मछली पकड़ना, क्योंकि जब मछली के लिए जाल फेंकते हैं तो उसमें बहुत कुछ साथ में आता है जिसमें ये भी होते हैं। और जलवायु परिवर्तन के कारण इनकी जो नेस्टिंग है यानी अंडे देने की जगह होती है और इनके रहने की जगह होती है उसको नुकसान पहुंच रहा है। और यहाँ पे क्वेश्चन है, डू लेदरबैक सी टर्टल हैव टीथ? तो क्या बता सकते हैं कि लेदरबैक टर्टल के क्या दांत होते हैं? तो मैं एक बात बता दूं कि टर्टल के टीथ नहीं होते हैं किसी भी। और सेकंड है यहाँ पे बुल्स एंड द कलर रेड। तो बुल और रेड कलर किस तरह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है इसका पता आज आपको यहाँ पे चलेगा, क्योंकि हमें बचपन से यही कहा जाता है कि अरे वही सांड आ रहा हो तो लाल कपड़े पहन के मत निकला, दौड़ा लेगा। तो देखते हैं कि यहाँ पे ऐसा क्यों। आपने बुल डाउन में एक बैल के सामने लाल कपड़े के लहराते हुए देखा होगा जिससे कि इसे उकसाया जा सके भागने के लिए या फिर गुस्सा दिलाने के लिए। तो इसका उत्तर है नहीं, लाल कपड़े से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उसे क्या पता लाल और हरा और पीला क्या है, क्योंकि बैल लाल रंग से अंधे होते हैं, उन्हें लाल रंग दिखता ही नहीं है। तो फिर ऐसा क्या है जो उन्हें नाराज करता है? तो संभावना ये है कि लाल कपड़े के जो मतलब इतना शोर होता है और इस तरह से हिलाते हैं यानी उन्हें इरिटेट करते हैं, इससे उन्हें चिढ़ है और इसलिए वो गुस्सा हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द शॉर्ट रेड क्लॉथ यूज्ड बाय द मैटाडोर इन द बुल फाइट कॉल्ड? तो बुल फाइट में यूज होने वाले छोटे लाल कपड़े को क्या कहा जाता है? तो आप बता सकते हैं और वरना इसे गूगल करिए, बहुत ही अच्छा सवाल यहाँ पे पूछा गया है। और आज का वर्ड ऑफ द डे है कैंटांकरस। बहुत ही अच्छा शब्द है, बिल्कुल अलग सा, और इसका मतलब होता है कि झगड़ालू प्रकृति का इंसान या कोई भी, जिसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। द वर्ड ऑल्सो रिफर टू समवन विद अ बैड टेम्परमेंट एंड एंगर इशू। और इसका यूज होगा, माई ग्रैंड फादर इज
कैंटैंकरस बट लविंग। ओके, तो बहुत ही अच्छा अच्छा शब्द है, इसे अपनी वोकैब वाली डायरी में लिख लीजिए। और यहाँ पे आज है अर्थ वॉच। अर्थ वॉच में है मैच द डिस्क्रिप्शन विद द राइट वर्ड। तो आपको यहाँ पे राइट वर्ड्स के साथ डिस्क्रिप्शन मिलाना है। पहला है द स्टडी ऑफ इंसेक्ट। तो इंसेक्ट की स्टडी को क्या कहते हैं? तो कहते हैं इंटोमोलॉजी। एंड सेकेंड है द डिस्क्रिप्शन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर। तो डीएनए मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं। ये एक साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ा था। एंड थर्ड है एनिमल दैट थ्राइव मोस्टली ऑन फ्रूट। यानी जो एनिमल मोस्टली ऑन फ्रूट पे ही रहता है, तो इसका है फ्रूगीवोरस। एंड फोर्थ है द अरेंजमेंट ऑफ वेनस इन अ लीफ और इंसेक्ट विंग। फोर्थ का ऑप्शन है सी, वेनिटेशन। फिफ्थ है द फर्स्ट लीफ और लीव्स प्रोड्यूस्ड बाय अ सीड। ऑप्शन है बी। और अब है यहाँ पे डब्लू कॉर्नर। तो वेयर इज द बॉल? यहाँ पे आपको ढूंढना है कि बॉल किधर है। और अब हम आ गए अपने 1 मिनट जीके पे। 1 मिनट जीके के अंदर है यहाँ पे नेम द ग्राफिक आर्टिस्ट हु पेंट द एबव आर्ट वर्क। It is a girl with balloon and it also known as a balloon girl or girl and a balloon। तो आपको इसके आर्टिस्ट का नाम खोजना है। आंसर यहाँ पे है। एंड 2 मिनट वर्ड सर्च में हम आ गए हैं। और आज यहाँ पे जो एक सीरीज हमेशा स्टार्ट होती है मंडे से, एंड दिस इजी सर्च ऑन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट स्पॉट 6। तो आपको आज यहाँ पे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इस बॉक्स में से ढूंढने हैं 6 म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। तो सैक्सोफोन होता है, गिटार होता है, पियानो होता है, बहुत कुछ। तो आप ढूंढ के रखिए। और अब आ गए हैं हम अपने 3 मिनट फन रीड पे। 3 मिनट फन रीड में पिक्चर तो डिज्नीलैंड की बनी हुई है। एंड विथ सो मैनी एनिमेटेड टेलीविजन सीरीज एंड फिल्म अराउंड अस टुडे, and it is here to imagine that even a few decades ago not these many animated creation were made। हाँ, ये बात सच है कि आजकल तो हम टीवी पे हजारों एनिमेटेड फिल्म्स देखते हैं, पर कुछ साल पहले, मुश्किल से आप 8 या 9 साल पहले की बात ले लीजिए, हमारे पास इतनी सारी एनिमेटेड फिल्म्स नहीं होती थी और इतने सारी एनिमेटेड फिल्म्स नहीं होती थी। हालांकि यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा सकता है कि एनिमेशन कब से स्टार्ट हुआ, पर एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे ड्राइंग का आविष्कार हुआ, बहुत सारा आर्ट वर्क स्टार्ट हुआ, नई नई टेक्निक्स आई। और उनमें से एक टेक्निक थी यहाँ पे persistence of vision watch one of them the drawing of the stage of an action were shown in fast section and the human eye perceived them a continuous movement। तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें थी कि एक पिक्चर को इतनी तेज़ी से आपके आंखों के सामने से गुजारा जाएगा कि वो काफ़ी देर तक आपकी नज़रों के सामने बना रहे। और डिवाइस जैसे कि जोयोट्रॉप हैं, फैन किस्ट्रोट्रॉप हैं, स्टॉप मोशन, ऐसी तकनीक ने एनिमेशन में बहुत मदद करी। और वॉल्ट डिज्नी नाम की कंपनी तो एनिमेशन के बिना पूरी ही नहीं होती है। एंड क्वेश्चन है यहाँ पे विच कैरेक्टर वॉज मॉडिफाइड टू क्रिएट मिक्की माउस। तो मिक्की माउस कैरेक्टर किसने क्रिएट किया था? एंड सेकेंड है नेम ऑफ कैरेक्टर ऑफ टॉम एंड जेरी। तो टॉम एंड जेरी, यहाँ पे आप आंसर ढूंढ के दिखाइए। अनस्क्रैम्बल वर्ड में हम इन अल्फाबेट्स को अरेंज करेंगे और ये हमारी स्पेलिंग बनेगी DISTRIBUTE, यानी डिस्ट्रीब्यूट मतलब वितरित करना। गिव अ शेयर और अ यूनिट टू ईच ऑफ मेंबर ऑफ रिसिपिएंट। 2 मिनट कॉम्प्रिहेंशन है यहाँ पे। और मैं आपको फिर से बता देना चाहती हूँ कि अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन करने में वीडियोस में कोई भी मदद होती है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे ब्लॉग पे जाइए जो कि है www.studyforthebetterfuture.online के नाम से। और वहाँ पे मैंने अपने सारे टॉपिक के लिंक क्रिएट कर रखे हैं। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप सीधे मेरे न्यूज़पेपर पे आ जाएंगे और वहाँ पे आप इजीली न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं बिल्कुल आराम से, जितनी भी देर, और आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं।
तो अगर आपको वीडियो से पढ़ना है वीडियो से देखिए, आपको ब्लॉग से जाना है ब्लॉग से जाइए। मैंने काफ़ी जगह कर रखा है, फेसबुक पे भी है। मैं ये सारे एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। और यहाँ पे एक जस्ट अ मिनट जूम इन में है। देयर आर 3 वर्ड्स ऑन पिक्चर, स्पॉट द सर्कल, प्यूरल फॉर द वर्ड प्रिसबे। प्रिसबे का प्यूरल फॉर्म क्या होगा आप पता लगाइए। और बच्चों यहाँ पे एन आई फॉर एन में द बर्थ ऑफ द प्लास्टिक बैग दिया हुआ है। और ये आर्टिकल बहुत ही मतलब थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो मैं अभी इसे यहाँ पे पूरी तरीके से तो नहीं डिस्क्राइब कर पाऊंगी, पर मैं जूम कर देती हूँ और जो भी बड़े स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से इसे इजीली पढ़ लेंगे। और आप अपने छोटे भाई बहनों को बताइए। और आप इस आर्टिकल को मेरे ब्लॉग पे जा करके www.studyforthebetterfuture.online पे इजीली आप क्लिक करके आराम से इस पूरे ब्लॉग को पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। यानी अगर आपको कहीं भी कुछ भी पॉइंट्स लिखने हैं अपनी किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी एसे में, किसी मैगजीन के लिए, तो आप मेरे आर्टिकल से इजीली लिख सकते हैं। और सेकंड टॉपिक है इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल में है हाउ इज क्लाइमेट चेंज अलर्टिंग द प्लैनेट। तो क्लाइमेट चेंज किस तरह से अपने प्लैनेट को अलर्ट कर रहा है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं। ये आपके प्रोजेक्ट और आपके एसे मैगजीन्स के लिए बहुत काम के हैं, इन्हें यहाँ अच्छे से देख लीजिए। प्लांट्स में एब्जॉर्ब लेस कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से हो सकता है आगे चल के हमारे प्लांट कम कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व कर पाएं। मेल्टिंग आइस, वार्मिंग ओशन, ये हम सबको बहुत पहले से पता है कि आइस मेल्ट हो रही है, इसलिए आर्कटिक एंटार्क्टिक पे जो नेचुरल हैबिटेट है एनिमल्स का वो घटता जा रहा है। ओशन बॉडी बढ़ती जा रही है, सी लेवल राइज होता जा रहा है। और बहुत सारी कंट्री या आइलैंड ऐसे होंगे जो आने वाले समय में डूब जाएंगे। यानी उन्हें अब इस पे विचार करना है कि हम अपनी बची हुई पॉपुलेशन को कहाँ पे लेके जाएं जिससे हम उन्हें बचा सकें। एंड एज सीजन चेंज आ रहा है, जैसे कि अभी हम अपने आगे इससे पहले वाले न्यूज़पेपर में पढ़ रहे थे, जो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल होता है वो करीब 15 दिन पहले ही आ गया जापान में। तो उस पे लोगों को बड़ी हैरानी हो रही है कि ये कैसे हो गया, क्योंकि चेरी ब्लॉसम एक वो लोग फेस्टिवल के तौर से मनाते हैं और हर फेस्टिवल के आने का एक निश्चित समय होता है, पर वो समय भी अब आगे बढ़ता जा रहा है। ह्यूमंस आर नॉट सेपरेट। और इससे केवल जानवर या इकोसिस्टम या समुद्री जीव जंतु इन्हीं को नहीं नुकसान है, मानव तक नहीं बच सकता है क्लाइमेट चेंज से। आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि बाढ़ हर साल आती है, हर साल वही सब कुछ तबाही होती है जिसे हम हर साल देखते रहते हैं। और अब हम आ गए यहाँ पे अपनी विकिपीडिया डेली सर्च में। विकिपीडिया डेली सर्च में हमारा पहला टॉपिक है यहाँ पे कोरफू एक ग्रीस का एक आइलैंड है जो कि ग्रीक की पौराणिक कथाओं में शुरू के इतिहास से जुड़ा हुआ है, जबकि इसका इतिहास लड़ाइयों और नायकों से भरा हुआ है। और 2007 में शहर के पुराने यूनेस्को विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया था। और यह द्वीप एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है और अपने समृद्ध इतिहास और संस्कृति के लिए जाना जाता है। और इस आइलैंड में स्ट्रॉन्ग म्यूजिकल थिएटर्स हैं, ऑपरेटिक ट्रेडिशनल्स, बहुत कुछ है जो कि परंपरा यहाँ से चली आ रही है। और वर्षों से विभिन्न लेखक, फिल्म निर्माताओं ने इस सुंदर द्वीप में अपने बहुत सारे फिल्मांकन किए हैं, स्टोरीज लिखी हैं। और हालांकि ऐसा माना जाता है कि विलियम शेक्सपियर के नाटक द टेम्पेस्ट में प्रोस्पेरो द्वीप कोरफू द्वीप पर ही आधारित है, तथा कुछ अन्य प्रसिद्ध किताबें और उपन्यास में कोरफू द्वीप का भी जिक्र किया गया है। एंड दिस रोफ मैजिक बाय मैरी सेटवर्ड। मैरी सेटवर्ड कौन है? यहाँ पे एक बुक दी हुई है इनकी। मैरी स्टीटवर्ड एक ब्रिटिश उपन्यासकार हैं जिन्हें रोमांटिक
रहस्य शैली को लोकप्रिय बनाया, जिसमें स्मार्ट साहसी नायिकाएं थीं जो खतरनाक और कठिन परिस्थितियों में भी अपनी पकड़ बनाए रखती थीं। और उन्होंने बच्चों के लिए किताबें लिखी, कविताएं लिखी और उन्हें मर्लिन क्रॉनिकल्स के लिए जाना जाता है। और उनके उपन्यासों में द लिटिल ब्रूमस्टिक और एक वॉक इन द वुड्स भी शामिल है। और मैं इस बुक को अपने ब्लॉग पे अमेज़ॉन का लिंक आपको शेयर करूंगी। अगर आपको इस बुक को पढ़ना है तो ज़रूर पढ़िएगा। मेरे पास ये बुक है और ये बहुत ही एडवेंचर और अमेजिंग मतलब चीज़ों से भरी हुई है। अगर आपको चाहिए ये बुक तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी और मेरे ब्लॉग पे भी इसका लिंक पड़ा होगा, आप वहाँ से इसे खरीद सकते हैं। और सबसे अधिक बिकने वाले लेखकों में स्टीवर्ट के कामों को उनके आलोचकों द्वारा काफ़ी प्रसिद्धि मिली, जबकि उनके अधिकांश कार्य इंग्लैंड में सेट किए गए थे, स्पेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया में भी किए गए थे। और 1950 और 1980 के दशक के बीच उनके उपन्यासों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया। और 1964 में उनके प्रसिद्ध उपन्यास में से एक है द मून स्पिनर्स भी वॉल्ट डिज्नी द्वारा एक फिल्म में फिल्मांकन किया गया था। और वॉल्ट डिज्नी है ये, तो चलते हैं वॉल्ट डिज्नी के बारे में और भी देखते हैं। तो वॉल्ट डिज्नी एक प्रसिद्ध अमेरिकी कार्टूनिस्ट और फिल्म निर्माता थे और अपने भाई रॉय के साथ उन्होंने 1920 के दशक में डिज्नी ब्रदर्स स्टूडियो की स्थापना करी। और उस स्टूडियो ने बहुत बड़ी कार्टून श्रृंखला और एनिमेटेड फिल्म बनाई, जिसमें मॉन्टिमर माउस, जिसके बाद मिक्की माउस भी नाम दिया गया, और कार्टूनिस्ट यूबी आइकवर्स के साथ मिलकर डिज्नी की सबसे प्रारंभिक रचना करी। और 1937 में इन्होंने डिज्नी ने स्नो वाइट एंड द सेवर्स ड्वार्फ बनाया, जो पहली फीचर लेंथ एनिमेटेड फिल्म थी। और वॉल्ट डिज्नी प्रोडक्शन के बाद में कई कंपनियों ने एक साथ मीडिया में विस्तार किया, जिसमें मार्वल स्टूडियो भी शामिल था। तो मार्वल्स तो हमें पता है, मार्वल्स स्टूडियो के बारे में जल्दी से देख लेते हैं। मार्वल स्टूडियो एक अमेरिकी फिल्म और टेलीविजन स्टूडियो है जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फिल्मों के निर्माण के लिए जाना जाता है और जो मार्वल कॉमिक की विशेषता पर आधारित है। और स्टूडियो वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो की एक सहायक कंपनी है, द वॉल्ट डिज्नी कंपनी का एक पार्ट है। मार्वल स्टूडियो ने हाल ही में कुछ ब्लॉकबस्टर्स जारी किए थे, जिनमें आयरन मैन, एवेंजर्स, कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन फ्रॉम होम शामिल था, और जो कि काफ़ी पॉपुलर सीरीज साबित हुई है। पुलिंग द स्ट्रिंग्स, ये एक पिक्चर यहाँ पे है। और आज है फेस टू फेस में, कैन यू आइडेंटिफाई दिस पर्सन? दिस क्रिकेटर बिकम द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 6000 IPL रन। तो ये कौन बता पाएगा जिन्होंने IPL में 6000 रन्स बना लिए हैं, और ये पहले ऐसे बैट्समैन हैं। तो बच्चों ये हैं विराट कोहली, इन्होंने ये कारनामा करने वाले पहले बैट्समैन हैं। और ये है आज की सुडोकू, इसका डिफिकल्टी लेवल है 4 स्टार। और हम आगे अपने लास्ट पेज पे, जो कि स्पोर्ट्स न्यूज़ होती है। तो गाइज आप वीडियोस को देखते रहिए, घर में रहिए, बिल्कुल सुरक्षित रहिए, किसी भी अफवाहों में मत पड़िए, पर अच्छे से घर में हेल्दी चीज़ें खाइए, योगा करिए और अपने बड़ों के साथ बैठिए, अच्छी अच्छी बातें करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। और चैनल को इसी तरह लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। और आप इसको ब्लॉग पे जाके भी पढ़िए, जिसका एड्रेस है www.studyforthebetterfuture.online। और मैं किसी भी बुक का जो भी अच्छी किताबें होंगी, मैं ब्लॉग पे उनका अमेज़ॉन लिंक लगा दूंगी, आप वहां से उन्हें परचेज कर सकते हैं। और यूट्यूब में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगी। ओके, बाय, टेक केयर।